Assalamualaikum. Good morning. Good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. And what a match. भाई कल जो मैच था ना PSL का पेशावर वर्सेस कराची, इस किस्म के मैचेस होने चाहिए because till the last ball you did not know who was going to win. इससे पहले वाला भी ऐसा ही मैच था, 1 रन से कामयाबी हासिल की थी लाहौर कलंदर ने और कल 2 रन से कामयाबी हासिल की पेशावर ज़ल्मी ने। लेकिन it could have been anybody's game by the way. और it could have been. अच्छा, एक ये बहस भी चल रही थी कि भाई अनलाइकली फॉर द साउथ एशियन पिचेस जो टीमें टॉस जीत रही हैं वो मैचेस हार रही हैं। अब ये भी ये भी बात की जा सकती है कि भाई बहुत क्लोज कॉल होती है, सो इट कुड हैव बीन एनीबडीज गेम एज यू सेड, लेकिन ये भी हकीकत है कि जो टीमें टॉस जीत रही हैं वो मैच हार रही हैं। हाँ, लेकिन एक मजे की बात ये है, द खूबसूरती ऑफ PSL। अच्छा, इधर आ जाते हैं। खूबसूरती ये है कि आप लिटरली मिड मैच अपने फेवरेट्स बदल सकते हैं बिकॉज आपके फेवरेट्स तो हर टीम में है ना। जैसे कि इंट्रिंसिकली कल के पेशावर वर्सेस कराची में आई वाज टोटली ऑन कराची साइड, इट्स माय अडॉप्टेड होम सिटी एंड आई वांटेड टू बी लेकिन बाबर को हम इतना पसंद करते हैं कि वो जिस टीम में हो फिर आपका दिल नहीं चाहता कि वो हारे किसी तरीके से। तो ऑब्वियसली कराची हार तो गए कराची किंग्स, लेकिन बाबर की जीत हमें अच्छी भी लगी। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन। अच्छा, बाबर आपको खुशी होती है? क्यों लगता है कि एज लॉन्ग एज ही वाज अ पार्ट ऑफ कराची किंग्स वो कुछ जेलिन नहीं हो पाते थे, वो कुछ बैठता नहीं था? तो इसके बारे में बातें हुई हैं, वो टीम ने भी कुछ खास एक्सेप्ट नहीं किया था, कुछ टीम ने भी कुछ एक्सेप्ट नहीं किया था। मुझे लगता है कि वहाँ कुछ मामला ऐसे ही जैसे टिच बटन बैठ जाता है। हाँ, वो टिच बटन वो टिच नहीं हुआ था। सो वो अब पेशावर में मुझे लग रहा है कि अब जरा कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी जबरदस्त थी। खैर, हम इस मैच पर आगे चलकर तफसील से बात भी करेंगे। इमाद हैड बीन द कैप्टन ऑफ एंड इमाद पे बहुत तनकीद हुई, लेकिन इमाद हैड बीन द कैप्टन ऑफ कराची किंग्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कि उनको हटा के बाबर को ला के कप्तान बनाना, मतलब वो बात वो ठीक नहीं बैठ रही थी वहाँ को। अच्छा, बहुत सारे खिलाड़ी आपको पता ही है इसी कश्मकश गुमगू का शिकार है, रिजवान को भी वहाँ पे। अच्छा, इमाद पे इन द लेटेस्ट सिनेरियो बहुत तनकीद भी हो रही थी, लेकिन कल इमाद ने फिर ये साबित किया एक्सेप्ट फॉर 1 ओवर कि ही इज़ अ ग्रेट ऑलराउंडर। सो वहाँ उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी ज़बरदस्त रही। मेरा ख्याल है कि अभी यहाँ मैच की बातों को ब्रेक लगाते हैं क्योंकि कुछ देर में हम आपसे तफसील से ये बातें दोबारा करेंगे। एक बात क्विकली मैंने करनी है, कल आपको पता ही है वैलेंटाइंस डे था और बहुत से लोग अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरियाँ लगा रहे थे, मोहब्बत का इजहार कर रहे थे एक दूसरे से, और जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ ब्रेकअप्स भी होते हैं। और एक ब्रेकअप वहीं जा रहा हूँ, और एक ब्रेकअप जो कि इंतहाई डर्टी हुआ हुआ है आजकल, वो है जनरल बाजवा और इमरान खान साहब का। ठीक है, और इट हैज़ कम टू अ पॉइंट जहाँ पर दो लोग रिलेशनशिप में हों और एक दूसरे की तारीफ़ों में ज़मीन व आसमान के ख़िलाफ़ में मिला रहे हों, और उसके बाद जब रिश्ता टूटे तो एक दूसरे के पोल खोलने का जो सिलसिला म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ शुरू हो, वो बड़ा खौफनाक हो जाता है। आपने बहुत ही अच्छा कंपैरिजन दिया है बिकॉज ये मेकअप ब्रेकअप वाली ही बात है। बिकॉज जब मेकअप था तो क्या मतलब एक दूसरे की तारीफें भूलते नहीं थे और अब उठ के जी तारीफें हो रही होती थी जब कोई जरूरत भी नहीं होती। नवाज शरीफ जनरल बाजवा के इसलिए खिलाफ हो गए क्योंकि उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। एब्सोल्युटली। तो आपने कोई आउट ऑफ द ब्लू चीज की है। तो अब वो ब्रेकअप हुआ है तो ऑब्वियसली जब मेकअप इतना ग्लेयरिंगली इन योर फेस था तो ब्रेकअप तो बहुत ही लाउड सुनाई दे रहा है और कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स रोज दोनों साइडों की तरफ से आती हैं। तो आपने वैलेंटाइन से बड़ा अच्छा जोड़ा, लेकिन ये वो ब्रेकअप है जो कि अब ब्रेकअप ही है। अच्छा, ये नहीं मिल रहा। एक और बात ये है कि इसमें अवाम का मजाक बन रहा है और अवाम और इस मुल्क में 22 करोड़ बसने वाले लोग ये समझ रहे हैं कि ये लोग अपने मामलात इस तरह चलाते रहे और किस तरह से ऑल एंड ऑल बनकर अवामी उमंगों का ख्याल ना रखते हुए फैसले करते रहे और जमहूरियत का ढोंग रजाकर जमहूरियत का मजाक उड़ाया जाता रहा। और अब ये बातें भी सामने आ रही हैं और ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी है, ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी है। कोई किसी से सवाल पूछने की जुर्रत नहीं करता कि कैसे चंद लोगों ने ये सोचा कि अच्छा ये सिस्टम को हम इस तरह बैठकर अब तब्दील करते हैं और ये अब हमारी डॉक्ट्राइन होगी और इस बंदे को हम लाकर इस कौम पर मुसल्लत कर देंगे और उसके बाद जब हमारा दिल भर जाएगा तो इसको यहाँ से हटा देंगे, या जो जब हमारे मफादात या हमें लगेगा वो हमारे मुताबिक मुल्क के मफादात सर्व नहीं करता। जिसको कहते हैं इट इज हाउ इट इज।
दिस इज़ हाउ इट इज़। तो लिहाजा अकाउंटेबिलिटी, ये ख्वाब शाब छोड़ दें, कोई कुछ नहीं होना और हमारे सामने ही है सब कुछ जो हो रहा है। मुल्क जो है वो 1.5-2 साल से आपको पता ही है मुस्तकिल सियासी अफरा तफरी और बेयकीनी की जद में है, जिस तरह आप भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे। और एक मसला हल नहीं होता, दूसरा जो है वो खड़ा हो जाता है। तो ये बड़ी रियलिटी ऑफ टुडेज़ पाकिस्तान है। सच्ची बात है, हालात जल्द मामूल पर आते दिखाई नहीं देते और इलेक्शन कमीशन पर इंतखाबात के लिए दबाव जो है वो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि बढ़ रहा है। और अदालतें भी बड़ी ज़ोरों शोर से, अदालतें तो अपनी जगह, तहरीक इंसाफ इलेक्शन के लिए हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर मुसलसल दबाव जो है वो बढ़ा रही हैं। और इमरान खान भी कह रहे हैं कि पैसे ना होने के बहाना जो है ना वो बनाया चला जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं इलेक्शन कराएं। क्या इलेक्शन कराएं वो कह रहे हैं? ऑब्वियसली आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं। वो सारे मिलके कह रहे हैं कि नहीं जी 90 दिन में इलेक्शन नहीं, और बहाने मार रहे हैं कि कोई जी पता नहीं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, सोचे, कहते पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। ये तो डायरेक्ट, ये भी आइन की कॉन्ट्रोवेंशन है। इलेक्शन कमीशन हुक्काम की गवर्नर पंजाब से मुलाकात के बाद भी इंतखाबात की तारीख सामने नहीं आई। गवर्नर ने इंतखाबात वक्त पर कराने के हुक्म की तशरीह के लिए हाई कोर्ट से रुजू का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ ने कल भी इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथ हो लिया। पंजाब असेंबली के इलेक्शंस के बारे में उसको 4 दिन गुजर चुके हैं। आइन के अंदर बिल्कुल वाजे 2 टोक लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं। जुमे के दिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया उसमें दोबारा 2 टोक कहा गया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। ये पूरी कौम देख रही है कि इलेक्शन से भागने के लिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है और इसके साथी जो है वो हर कोशिश करने को तैयार है बशमूल आइन को तोड़ने के। पाकिस्तान में आज आइन सिर्फ खतरे में नहीं, ये कोई मुस्तकबिल की बात नहीं, आज पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा हो चुका है। इसलिए ये जरूरी है कि बगैर कोई वक्त जाया किए हुए फौरी तौर पर आइन के मुताबिक, हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक फौरी तौर पर ऐलान किया जाए। इलेक्शन कमिश्नर जो कर रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार किया जा सकता है इस तौहीन के ऊपर। हम ये मुतालबा रखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को और गवर्नर्स के खिलाफ आईनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब से मेरी गुजारिश है, पंजाब के गवर्नर और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के रिमूवल के लिए जो आईनी का जो प्रोसेस है उसका आगाज़ किया जाए। मुस्लिम लीग नून इस वक्त सर्टनली शदीद दबाव में है। इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो आईनी बहरान से सख्ती मईशत के लिए जहर कातिल साबित होगा। बिल्कुल। और 2 सूबों में हुकूमतें बनने के बाद कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए तो आपको पता ही है उसके अपने एक सियासी नताइज होंगे और नून लीग के अंदर से भी बर वक्त इलेक्शन के मुतालबे हो रहे हैं। आइन के तहत बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन अगर असम्बली तहलील होगी तो 90 दिन के अंदर होंगे, इसमें कोई भाम नहीं है। अब अगर इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी है आइनी कि वो इलेक्शन करवाए, वो ये समझता है कि इलेक्शन नहीं हो सकते इस अरसे में, उसको जवाब देना होगा और वो जवाब अदालत में जाएगा, उसकी तशरीह भी अदालत ही करेगी। अब आइन ये भी कहता है कि तमाम जो हुकूमती इदारे हैं वो इलेक्शन कमीशन की मदद में आएंगे कि वो इलेक्शन होल्ड कर सके। हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। हुकूमत ने पैसे भी देने हैं, हुकूमत ने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है और अगर फौज की ज़रूरत है इलेक्शन में तो वो भी उनको भी आना पड़ेगा। ये चॉइस नहीं है पार्टी के पास या हुकूमत के पास कि वो इलेक्शन में जाए या ना जाए, इलेक्शन होने अपने वक्त पर। शहबाज शरीफ के सामने बड़े इम्तिहान खड़े हैं। जानदार इलेक्शन मुहिम के लिए मरीम नवाज पर इन्हिसार काफ़ी सर्टनली नहीं होगा। नवाज शरीफ की वापसी पर पार्टी खामोश है। नून लीग की क़यादत को गैर मामूली फैसले करने पड़ेंगे। एंड आई वंडर कि अपने भाई की हुकूमत है, नवाज शरीफ आकर अपने कानूनी मामलात का सामना क्यों नहीं कर रहे। वो आए और अगर काफ़ी देर हो गई है और वो वैसे अगर देखा जाए द वे उनकी स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं, एक टेम्परामेंट है, उनकी तस्वीरें भी आती हैं, ही सीम्स फाइन। हाँ। तो उनको शायद आ जाना चाहिए अगर उनका इरादा है। अपनी हुकूमत है, वो आकर अगर अपने कानूनी मामलात यहाँ रहकर सुलझने का इंतज़ार करते हैं या सुलझाते हैं या अपने हक में फैसलों के लिए कोशिश करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा, बजाय इसके कि वहाँ बैठकर ये सोच
जारी की जाए या ये बयानात जारी किए जाएं कि नवाज शरीफ आएंगे तो जेल वापस नहीं जाएंगे। भाई आए, यहाँ पर अपने कारकुनों के दरमियान मौजूद हों, उनके सामने मामला सेटल करें, उसका इम्पैक्ट बिल्कुल कुछ और होगा। बाकी जो नून के लीडर्स हैं वो उनकी आपस में नहीं बन रही, अब तो बड़े क्लियर कट और ओपनली वो कहना भी स्टार्ट हो गए हैं, तो वही आके चीज़ संभाल लें पहले तो। राना साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद है। राना साहब शुक्रिया। राना साहब, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका, मुल्क एक बड़ी सियासी जमात का, मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है, हकीकत तो है, भरपूर मुतालबा भी है और सबसे ऊपर ये कि आईनी तकाजा भी है। शाहिद खाकान भी अभी हमने गुफ्तगू सुनाई उनकी, लेकिन हुकूमत इंतखाबात कराने के हक़ में नहीं नज़र आ रही। तो क्या इस तरह मुल्क को एक आईनी बहरान की तरफ, एक नए आईनी बहरान की तरफ नहीं धकेल रहे आप लोग? नहीं, ये न तो किसी सियासी जमात का और ना ही आईनी बहरान का मामला है। ये एक ऐसे ज़िद्दी और हट धर्म जो है वो इंसान का मुतालबा है, जो कि अपनी हट धर्मी और अपनी ज़िद को और अपनी अना को सामने रखते हुए मुल्क को जो है वो एक बहरान से दो चार करने की जो है वो मुसलसल, वो आज की बात नहीं है, 2014 से वो लगा हुआ है। अगर इसकी ज़िद के ऊपर जाते हुए ये 2 सूबाई असम्बलियों को इलेक्शन अब हो जाएं तो अब भी केयर टेकर सेटअप जो है वो नहीं होगा। उसके बाद जब जनरल इलेक्शन होंगे तो फिर इन 2 सूबों में केयर टेकर सेटअप नहीं होगा। 5 साल बाद फिर यही बात होगी। तो आइन में जो फ्री फेयर इलेक्शन की एक बुनियादी शर्त रखी गई है, तो वो जो है वो एक पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जहाँ पे आइन में 90 दिन का जिक्र है, वहाँ पे ये भी जिक्र है, और ये तो फिर फॉर ऑल टाइम्स टू कम जो है ये जो स्कीम है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और इससे ये इलेक्शन जो हैं इनके बाद जो है वो बिल्कुल ये मुतनाज़ा होंगे। अगर ये हारा तो ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा कि जी केयर टेकर सेटअप नहीं था, इन्होंने हुकूमती असर रसूख जो है वो इस्तेमाल किया। कल को जो सूबाई असम्बली में होगा वो अदरवाइज जो है वो बात करेगा। और ये बात दुरुस्त भी है कि कल को अगर सूबों में हुकूमत हो और वही जमातें जिनकी हुकूमत हो वो हिस्सा ले रही हों इलेक्शन में, आज अगर फेडरल गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हिस्सा ले रही हो जिस जमात की हुकूमत है इलेक्शन में, तो वो फिर एक मुतनाज़ा सूरत तो बन सकती है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को आइन और अपनी ज़िम्मेदारियों को मद्देनज़र रखते हुए एक बेहतर फ़ैसला करना चाहिए। ये इलेक्शन जो है मुल्क और कौम के लिए जो है वो एक जो है वो इस्तेहकाम का बाइस बने, ना कि एक नई अफरा तफरी और एक नई अनारकी और एक नए धरने और नए लॉन्ग मार्चेस का जो है वो सिलसिला शुरू हो जाए जिसका मुल्क मुतहम्मल नहीं है। ठीक है राना साहब, लेकिन हुकूमत और कमीशन और गवर्नर साहब की वजूहात अपनी जगह, अदालत का फैसला आ चुका है। क्या बेहतर नहीं कि एक इलेक्शन डिले कराने हैं तो इसका फैसला भी अदालत से ही ले लें? कोई सारों को मानना ही पड़ेगा। देखिए, अदालत एक जो है वो आइनी जो है वो अदारा है, इलेक्शन कमीशन भी एक आइनी अदारा है, और इलेक्शन और आइन जो है वो इलेक्शन कमीशन को ये ज़िम्मेदारी देता है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन कराए। अगर उसकी स्वाबदीद में या उसकी राय में इलेक्शन के फ्री और फेयर होने में कोई चीज़ हायल है तो उसका तदारक करना जो है वो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। तो 90 दिन का ज़रूर जिक्र है, लेकिन जो मैंने अर्ज़ किया है ये भी आइन की ही दफ़ात हैं और ये भी आइन का ही तकाज़ा है। तो इसलिए ये इलेक्शन कमीशन और अदालत के दरमियान मामला है। इलेक्शन कमीशन अदालत में रिव्यू के लिए जा सकता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी मारूज़ात जो वो बेहतर समझे वो सामने रख सकता है। इलेक्शन कमीशन अदालत के कहने पे अमल करते हुए इलेक्शन भी करवा सकता है अगर वो इस बात के ऊपर उसकी राय हो कि इलेक्शन फ्री होंगे, फेयर होंगे और ये इलेक्शन जो है वो मुल्क के लिए और मुल्क में जमहूरियत के लिए इस्तेहकाम का बायस बनेंगे, ना कि अफरा तफरी और अनारकी का। राना साहब, मुस्लिम लीग नून की हद तक ये बड़ा वाज़े आपको पता है, वो कह चुके हैं, मौक़िफ़ पहले भी ये सामने आया है कई बार कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो इलेक्शन होने चाहिए। अब सीधा सवाल कर लेते हैं आपसे फिर,
अगर इमरान खान नाअहल हो जाएंगे तो करा देंगे इलेक्शन? नहीं, इमरान खान ने अगर नाअहल होना है वो टेरियन वाइट के केस में, तो वो उन्होंने अपनी जो है वो गलती से होना है। अगर उनकी औलाद है तो उन्होंने क्यों ज़ाहिर नहीं की, क्यों छुपाया उसको? और इसी तरह से अगर तोशा खाना में अगर उनको प्रोसिक्यूट होते हैं और सज़ा होते हैं, तो ये तोशा खाना की घड़ियाँ मुस्लिम लीग नून ने कहा था उनको कि आप चोरी करें, जाली रसीदें बनाएं और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी जो है वो उस दोस्त मुल्क से जो है वो ख़राब करें। तो ये तो उनका अपना किया दरा है ना। वो वैसे करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे थे और ख़ुद ये घटिया तरीन करप्शन जो है वो साथ साथ कर रहे थे। तो ये एक अलहदा मामला है। अगर वो नाअहल होते हैं मेरिट पे कानून के मुताबिक, तो बिल्कुल उनको जो है वो होना चाहिए। अच्छा, खान साहब की बात छोड़ें, अब ज़रा नवाज़ शरीफ साहब की बात करते हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब का जब जिक्र होता है तो याद आता है कि उन्होंने इलेक्शन मुहिम चलाने आना था। तो क्या हुआ उसका राना साहब? क्या नवाज़ शरीफ साहब पंजाब इलेक्शन की मुहिम चलाने आ रहे हैं, जनरल इलेक्शन के लिए आएंगे? आखिरी इतलात क्या कहती हैं कि वो कब आ रहे हैं? देखें, हमारी तो ये राय है, बाकी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। हमारी ये राय है कि इलेक्शन जो है वो सूबाई और कौमी इकट्ठे होने चाहिए, केयर टेकर सेटअप के तहत होने चाहिए जो आइन का तकाजा है, और फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। और मियां नवाज शरीफ जो है वो इंशाअल्लाह PMLN का ये फ़ैसला है, और उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो अपनी कंसेंट दी है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन जब भी होता है तो उसकी कैंपेन के लिए जो है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राना साहब। लेट्स सी, वैसे अब हम, मेरा ख्याल है ये तभी सवाल ना करें जब मियां नवाज शरीफ की टिकट हो जाए वापसी की और वो आने का कंफर्म वो भी तो हमें नहीं पता चलेगा ना, यही बताएंगे, लेकिन हम ये सवाल करते रहेंगे। बिकॉज जब ये सवाल किया जाता है तो जवाब में ये ज़रूर होता है कि आने ही वाले हैं, एज इफ कि लिटरली घड़ी देखी जा रही है कि बस लैंड ही करने होंगे। ये आने वाले का क्या मतलब? अच्छा, ये हफ्तों की डेडलाइन दी जाती है कि बस चंद हफ्तों में आ जाएंगे, वो हफ्ते ऑलरेडी महीनों में बदल चुके हैं। बस अब तो तैयारियां हो रही हैं क्योंकि वो तो आ रहे हैं। तो अब ये है कि भी या फिर एक्सप्लेन करें आके कि क्या रुकावटें हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे, कौन से मामलात हैं जो सेटल नहीं हो पा रहे, उनके कानूनी और आइनी मामलात हैं, उनके केसेस के मामलात हैं। तो वो यहाँ आकर अपने मामलात अगर खुद सेटल करेंगे तो उनके वोटर सपोर्टर को भी कुछ तसल्ली होगी, बजाय इसके कि वो वहाँ बैठे अपने केसेस रिजॉल्व होने का इंतजार करते रहे। अच्छा, forget about everything else because we are going to be talking about HBL PSL। तो HBL PSL 8 के सनसनीखेज और ज़बरदस्त मुकाबले जी जा रही हैं। हालांकि दूसरा ही था, लेकिन इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि आगे क्या आने वाला है। और कल एक बार फिर कांटे का मुकाबला देखने में आया और पेशावर ज़ल्मी ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त दे दी। और कराची किंग्स के कप्तान अमाद वसीम ने टॉस जीतकर पेशावर, शुड वी गिव ऑल द डिटेल? आपको पता ही है, हु इज नॉट वाचिंग इट, एवरीबॉडी नोस। पेशावर ज़ल्मी को पहले बैटिंग की दावत दी। ज़ल्मी ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर हाई स्कोरिंग मैच था, 199 रन बनाए और जीत के लिए 200 रन का हदफ दिया। कराची किंग्स 200 रन के ताक़ुब में 5 विकेट पर 197 रन तक पहुंची और इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ द साइड्स। और सिर्फ 2 रन से इस मैच का फैसला हुआ। लॉट ऑफ कैच ड्रॉप्स, कैचेस बहुत ड्रॉप हुए। लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान की तरह यहाँ भी आपको पता है आखिरी ओवर में ही फिर फैसला हो सका। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से टॉम कोलर कैटमोर ने 50 गेंदों पर 92 रन की शानदार इनिंग खेली और इनकी इनिंग में 6 छक्के 7 चौके शामिल थे। कराची किंग्स कप्तान इमाद वसीम और शोएब मलिक की निस्फ सेंचुरियों ने मैच को दिलचस्प भी बनाया, लेकिन टीम को सर्टनली भंवर से ना निकाल सके। इमाद डिड वेल, शोएब मलिक डिड वेल। और आज भी एक बड़ा अहम मुकाबला है। आज ये मुकाबला है मुल्तान सुल्तान्स का अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स। 6 बजे मुल्तान स्टेडियम में होगा। मुल्तान स्टेडियम में होगा। अच्छा, कल 7-8 बजे कुछ हुआ था ना, बट एनीवे इसमें हम जरा बात करेंगे बिकॉज हम इंतजार में थे, आपको पता ही है। अच्छा जी, आज और कल के मैचेस पे जरा इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस का तज्जिया भी लेते हैं, पोस्टमार्टम जिसे कहते हैं ना अब्दुल माजिद भट्टी। Not always a very good thing. It's never a good thing, by the तो way. क्या कहें? पोस्ट मैच एनालिसिस। पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे हम सब। ओके, तो हम करेंगे ये अब्दुल माजिद भट्टी साहब के साथ, जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? भट्टी साहब, कल का भी एक हाई
स्कोरिंग मैच था। अच्छा, हाउ अबाउट वी टेक अ ब्रेक एंड देन वी स्पीक टू भट्टी साहब। अच्छा ठीक है, आपने ये तय कर लिया तो फिर मैं कौन होता हूँ इसमें मुखल होने वाला। अगर आप बैंक अकाउंट होल्डर हैं, ऑनलाइन फ्रॉड से पूरी तरह चौकन्ना रहें, क्योंकि भारत की तरह पाकिस्तान का शुमार भी ऐसे मुल्कों में होता है जहाँ सबसे ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। मुल्क में रोज़ाना दर्जनों अफराद ऑनलाइन फ्रॉड का निशाना बनते हैं। Can I just tell you कैसे होता है? बिकॉज मुझे भी कॉलें आती हैं और आजकल बल्कि हम अभी बात भी यही कर रहे थे कि दे जस्ट कॉल यू, एक रैंडम नंबर से आपको कॉल आ रही है, या रैंडम नंबर से या फिर वो 111 नंबर्स नहीं होते, लेकिन आपको नहीं पता कि वो आपके बैंक का है कि नहीं है। वो आपको कॉल करते हैं और फिर आपको बड़े अथॉरिटेटिव आवाज में आपको कहते हैं कि जी आपका अकाउंट तो बंद होने लगा है, आप जरा कार्ड नंबर और पिन आप जल्दी से इसकी वेरिफिकेशन कराएं। कि आपने वेरिफिकेशन नहीं करवाई, मतलब दे बम्बार्ड यू विद दिस अथॉरिटी और आपको शक में डालते हैं। आपको शक में भी डालते हैं और लोगों को डराने की बेसिकली कोशिश करते हैं। अगर आप डर गए तो आप फंस गए। अच्छा, लेकिन इससे पहले भी मुताद्दिद दफ़ा हमने फ्रॉड रिपोर्ट किए हैं, इनका कुछ होता भी है, कहीं सुराग भी लगता है कि कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं। अली इमरान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अली भाई, दोबारा से आजकल अचानक से ये सिलसिला शुरू हुआ हुआ है, रैंडम कॉल्स, मैसेजेस कि भाई वेरिफिकेशन कराएं, फला कराएं, ढमका कराएं, ये तफसील दें, ये नंबर दें, ये डेट ऑफ बर्थ बताएं। आई मीन इन दिस डे एंड एज अली, कौन करेगा फ़ोन पे तो इतने फ्रॉड होते हैं, लोग अभी भी फंस रहे हैं इन चीज़ों में। जी बिल्कुल फंस रहे हैं। और ये जो पर्टिकुलर केस है शाह फैसल कॉलोनी की एक ब्रांच, उसमें अदनान शमीम खान साहब खातेदार थे, बैंक अकाउंट होल्डर थे। उन्होंने अपने 12.5 लाख रुपए रखे हुए थे कि ऑस्ट्रेलिया में अपने बच्चे की तालीम का खर्च वो करेंगे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और यकीनन इसको स्टेट बैंक को भी देखना होगा और FIA को भी देखना होगा। यकीनन FIA के हेड बीइंग वज़ीर दाखिला, जो आप कह रहे थे कि कुछ होता भी है नहीं होता, हमने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि पाकिस्तान का कोई वज़ीर ख़ारजा दाखिला, भले से वो अभी राना सनाउल्लाह हों या उससे पहले शेख रशीद थे, उसे कि इस अवामी मौजू पर वो FIA को बिठा करके कोई ब्रीफिंग दे रहे हों कि हमने इतने केसेस पकड़े। तो दैट शोज़ के जब हेड ऑफ द पर्टिकुलर वो नहीं उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, तो फिर इस तरह के केसेस होते रहेंगे। मोर ओवर ये कि उनके पास कॉल आती है। अब दूसरा जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि स्टेट बैंक या FIA को इस बारे में अलर्ट होने की, खुसूसन स्टेट बैंक को देखने की ज़रूरत है कि बैंक से ये डेटा पहुंचा कैसे कि मेरा अकाउंट है और ये कि ये जो मेरे पास खुद कॉल आई है, यानी 12 फरवरी को सुबह 10:02 पे मेरे पास कॉल आई है और कॉल में जो UN नंबर है उसमें शुरू के सिर्फ 2 लिखा हुआ है, वो अलग है, बाकी पूरा UN नंबर उसी बैंक का है जिसका मेरा अकाउंट है यहाँ IIT चुंडीगढ़ रोड में। बिल्कुल इसी तरह से अदनान शमीम खान के साथ भी हुआ कि उनका किसी अलग निजी बैंक में था, तो उनके पास भी जो है शुरू का 2 नंबर, अब ये किस मुल्क का कोड है जिसका वो कोड इस्तेमाल करके यहाँ का पूरा UN नंबर द सिमिलर बैंक का हो जाता है और वो उम्मन लोगों को याद होता है। तो वो डी फ्रॉड मतलब ये कि इसमें बन जाते हैं इस सूरत हाल। क्या इन्फॉर्मेशन मांगते हैं? कार्ड के नंबर्स मांगते हैं, पिन्स मांगते हैं, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू दे ट्राई? देखिए मेरे साथ तो जो हुआ पिछले महीने में 2 कॉल्स आई हैं। जो रात को हमारे एंकर है न्यूज़ पढ़ते रज़ा, उनके पास भी कॉल आई, जब मैंने खबर ब्रेक की तो उनकी भी कॉल आई कि मेरे पास भी इस तरह की कॉल आई थी। तो यकीनन वो शुरू करते हैं इसी तरह से कि आपका अकाउंट अपडेट कर रहे हैं, दरअसल वो अकाउंट खाली करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कभी भी किसी को अपना अकाउंट का जो पासवर्ड है वो नहीं बताया, बल्कि लीगल डिटेल भी नहीं बताएं, क्योंकि बाज़ हैकर्स ऐसे होते हैं कि वो कुछ डिटेल लेके अगर पासवर्ड नहीं भी हो तो वो एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो लिहाजा लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि मेरा अकाउंट इस बैंक में है और उसके जैसा ही UN नंबर से आप ये इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हो रही है? ये कैसे लीक हो रही है? ये बैंक से लीक हो रही है? ये कैसे लीक हो रही है? ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, करना क्या है अब? एक तो टाइम भी कम है और हम लोगों को हमने इन्फॉर्मेशन देनी है कि बस इसको एंटरटेन ही ना करें। कॉल रिपोर्ट भी तो करना चाहिए ना, कहीं रिपोर्ट भी करना चाहिए और इस बारे में प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। नहीं, एक खातेदार तक रसाई थी हमारी, हमने खबर ब्रेक कर दी। अक्रॉस पाकिस्तान कितने लोगों से वो इस तरह की जो है वो इन्फॉर्मेशन लेके कर रहे होंगे। तो एक सीनियर बैंकर का बहरहाल ये कि उनका ये कहना था, मुझे स्ट्रेस करने के लिए, ज़ोर देने के लिए कि अली कभी भी पासवर्ड ना शेयर करें। उनका कहना था कि बेगमात से भी ना शेयर करें, इसको इतना सख्ती से इसको पर अमल करें, क्योंकि उम्मन जो है वो ख़वातीन अगर हो मियाँ कहीं हुए, फ़ोन उठाया, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, खाली हो गया अपडेट करने के चक्कर में, तो वो स्ट्रेस करने के लिए ये तक बोलते हैं कि किसी से भी आपको शेयर कभी भी नहीं करना है। मैं तो कहूँगी बॉटम लाइन एवरीबडी के फ़ोन पे तो ऐसी बातें वैसे ही नहीं होनी चाहिए। इतनी इन्फॉर्मेशन का लेना देना फ़ोन
पे, इससे कोई भी जेन्युइन भी कुछ हो तो फ़ोन पे ना करें, गो टू द बैंक एंड टॉक। अली इमरान, सॉरी वी डोंट हैव। स्टेट बैंक का बहुत अहम किरदार है। देखें स्टेट बैंक ने क्या नोटिस लिया है, क्या करते हैं ये लोग, रेगुलेटरी, उनको अवाम के पैसे के वो जिम्मेदार हैं, बैंकों के निगरान हैं, तो उन्होंने क्या किया, बैंकिंग एसोसिएशन क्या कर रही है, तो ये बड़े अहम सवाल हैं इसमें। ये सर्टनली अहम सवालात हैं। और थैंक यू अली। पहले मैच में लाहौर कलंदर के हीरो जमान खान हैं हमारे साथ और सुना है कि भाई बड़ी इनामात की बरसात भी की गई है लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट की तरफ से पहले मैच की जीत के बाद खिलाड़ियों पे, और फ़खर ज़मान को गालिबन एक कलंदर सिटी में प्लॉट दिया गया है। कुछ आईफोन्स की भी बात हो रही है और हुमा इज़ नॉट रियली हैप्पी अबाउट इट बिकॉज इनको सिर्फ कैलेंडर आया था नए साल का लाहौर कलंदर की तरफ से, एंड दैट्स इट। नो, आई एम रियली सीरियस, आई एम ऑफेंडेड। अच्छा, ये हम ज़मान खान से जानेंगे कि भाई कैसा रहा उनका तजर्बा। बहुत शुक्रिया ज़मान। HPL PSL का इफ्तिताही मैच किसी थ्रिलर से सर्टनली कम नहीं था और इसका मरकज़ी किरदार यकीनन लाहौर कलंदर का पेस अटैक रहा है। सबका यही कहना है कि आपके आखिरी ओवर्स ने बाजी पलट दी, और बताइएगा कोई स्ट्रैटेजी थी जिसे आपने अपने जहन में तरतीब दिया या फिर कप्तान जो कह रहे थे फॉलो कर रहे थे? हाउ वाज इट लाइक? नहीं है, जिस शोबे में भी आप जाए ना, कप्तान का रोल लाजमी होता है। अगर आपकी टीम आपस में जल होती है, आप फैमिली की तरह खेलते हैं सब, तो वो उसमें आपका माइंड पूरी टीम पे होता है। तो ये है कि आखिरी ओवर में ये था कि मेरी स्ट्रेंथ भी डेथ ओवर की अच्छी है और कप्तान का भी काफ़ी रोल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैं शुरू से डेथ ओवर की प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो जाता है काफ़ी। ज़बरदस्त, ये आपने ऑलरेडी अच्छी बात की है। कप्तान बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बंदा होता है और ऑब्वियसली उसी की सुननी चाहिए। अच्छा, चीज़ भी का समटाइम्स। अच्छा, पिछले साल ये बताएं, आपकी PSL में पहली ऑब्वियसली शिरकत थी जिसके अख्ताम पर आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस पर इमर्जिंग क्रिकेटर के अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो इस साल आपका टारगेट क्या है और किस ट्रॉफी पे नज़र है और क्या प्लानिंग है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह पिछले साल परफॉर्म किया, काफ़ी मेहनत थी, कोचिज़ की मेहनत थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सपोर्ट किया टीम वालों ने भी, लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट ने। तो इस साल भी इंशाल्लाह कोशिश है उसी को लेकर चलूँ, उससे भी अच्छा जितना कर सकूँ इंशाल्लाह, और अपनी टीम के लिए मैचेस जीताऊँ जितने। अच्छा ज़मान, दफाई चैम्पियंस लाहौर कलंदर तो अटैकिंग मूड में नज़र आई हमें, लेकिन आगे आने वाली टीमें भी कुछ कम नहीं हैं। एक यंगस्टर होने के बावजूद आपके कप्तान को आपको मुश्किल हालात में कॉन्फिडेंस देते हुए हमें अक्सर ही नज़र आते हैं। आप ख़ुद कैसे प्रेशर को डील करते हैं? कोई है कोई नुस्खा, कोई टोटका तो हमसे शेयर करें। क्यों, आप भी जा रहे हैं? जी, जब आपको कप्तान कॉन्फिडेंस देते हैं तो आपका दिल, अगर आपका छोटा है तो बड़ा हो जाता है। तो उसके पीछे काफ़ी चीज़ें आपको सपोर्ट करने के लिए, जितना आप यंग खिलाड़ी को सपोर्ट करेंगे इतना उसका दिल बड़ा होगा। तो यही है कि हम अब पहला मैच जीत गए तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आसान हो जाएंगे अगले मैच भी, क्योंकि हमारे लिए मुल्तान सुल्तान का मैच बहुत बड़ा मैच था जीतना। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हर मैच में अच्छी कारकर्दगी करें और सारे मैच जीतें। बहुत शुक्रिया। ज़मान खान कह रहे हैं कि अगर आपका दिल छोटा है तो बड़ा हो जाता है, अगर कप्तान आपको कॉन्फिडेंस दें। वैसे दैट इज़ सो ट्रू। थोड़ी सी भी अगर आपको इनकरेज किया जाए, बकअप किया जाए फ्रॉम योर सीनियर्स, विच इज कप्तान लेवल और वट एवर, तो यू डू अ बेटर जॉब। क्रिटिसिज्म कभी कभार अनड्यू जो होती है ना, वो आपको और बंद करती जाती है, आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। सो आई थिंक ही हैड अ पॉइंट। व्हाई आर यू लाफिंग? लगता है आपकी कभी किसी ने तारीफ नहीं की, किसी सीनियर ने। इस्लामाबाद यूनाइटेड जिससे मेरा दिल बड़ा हो जाए। इसमें खामोशी एकदम अब्दुल्ला के मुंह पे इसलिए आ गई क्योंकि बहुत सी यादें आ गई कि वाकई इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी आपको पता है अभी तक कोई मैच नहीं खेला है। अच्छा, अभी तो खेला नहीं है, बात तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे अभी तक कोई जीते लेकिन नहीं उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी आने वाले मैचेस में, उनसे ज़रा जानते हैं। उनके स्टार आसिफ अली हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। आसिफ, ज़रा बताइएगा, पाकिस्तानी क्रिकेट में बहुत से खिलाड़ी अपने आप को मनवाते आए हैं, लेकिन इनमें से चंद ही ऐसे होते हैं कि जिनके नाम से स्टेडियम गूंज उठता है, और आप सर्टनली उनमें से एक हैं। गेम चेंजर भी हैं, आपको माना जाता है, जाना जाता है, मिडल ऑर्डर पे जाके परफॉर्म करते हैं, एंजॉय करते हैं। प्रेशर होता है जीतने का?
देखिए, जो मिडिल ऑर्डर का रोल होता है बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ से मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही मैच बनाते हैं और यहाँ से मैच हारते भी हैं। और आप दुनिया में देख लें, जो फेमस माना जाता है प्लेयर्स को मिडिल ऑर्डर के लिए, मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स को माना जाता है। और जितनी भी लीग्स हैं वो उनकी ख्वाहिश होती है कि जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो हम पिक करें। तो कह लें कि एक मुश्किल भी है और प्रेशर इसलिए नहीं है क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आप इसी तरह की प्रैक्टिस भी करते हैं, आप नेट्स भी करते हैं, तो मेरे ख्याल से आदत हो जाती है अब इस चीज़ की। ज़बरदस्त। आसिफ, ये भी बताइएगा कि स्क्वाड में शामिल तमाम जो बैटर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट 130 से ज़्यादा है, जो कि वाकई इस्लामाबाद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को जाहिर भी करता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की। तो आपकी नज़र में इस बार कौन सी टीम सबसे ज़्यादा टफ टाइम दे सकती है इस लाइनअप को? देखिए, इंशाल्लाह जो हमने कम्बिनेशन पिक किया है और मेरे ख्याल से सब टीमों से बेस्ट है और इंशाल्लाह ताला बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और हमारी स्ट्रेंथ ही ये है कि हम अपने जो हमारा स्ट्राइक रेट है हम उससे ज़्यादा खेलने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल भी बेहतर करेंगे। अच्छा आसिफ, आपने मैच विनिंग छक्कों की बदौलत तो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होते ही हैं, लेकिन हार जीत खेल का हिस्सा ही रहती है और शिकस्त के बाद प्लेयर्स, आपको पता ही है, क्रिटिसाइज़ भी उनको किया जाता है। आप किस तरह से कोशिश करते हैं कि सारी बातें आप पे असरअंदाज ना हो पर्सनली, या फिर इंसान है एट द एंड ऑफ द डे फ़र्क तो पड़ता है, अपना मोरल जो है या नहीं पड़ता आपको फ़र्क? ऑप्टिमम रखना। देखिए, ये जो मतलब बातें जो सुनने में मिलती हैं, ये हम इसको नेगेटिव तरीके से नहीं लेते हैं, हम इससे मोटिवेशन लेते हैं कि कौन क्या कह रहा है, वो क्यों कह रहा है, तो हम उसी चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो बाकी हमारी गेम पे कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि हमारा काम ही ये है और हम इन चीज़ों को कह लें कि हम अहमियत नहीं देते। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ अली हमारे साथ ज़बरदस्त। देखिए, इट्स द बिगिनिंग ऑफ द टूर्नामेंट अभी और एवरीबडी इज़ रियली गेयर्ड फॉर इट, अपबीट फॉर इट। वो एक होता है ना, वो खैर हमारी तो इतनी टीमें भी नहीं है, नॉट कितने मैचेस होते हैं, महीने में सब कुछ हो ही जाएगा, 6 तो टोटल टीमें हैं, लेकिन आपका अपना मोरल क्या है, आपका अपना टेम्परामेंट क्या है, ये बहुत मैटर करता है। और दूसरा, कल चूँकि हम स्टेडियम कराची का देख रहे थे, भरा हुआ था और क्या ज़बरदस्त एनर्जी थी, तो वो भी बड़ी ट्रांसलेट होती है आई थिंक इनटू द टीम। आपको पता है होम ग्राउंड है, हमारा होम वेन्यू है, फिर एक अलग मज़ा भी आता है अपने लोगों के बीच खेलने का। और एट टाइम्स आप पे थोड़ा सा प्रेशर भी होता है जब मजबा आपके, वो प्रेशर अच्छा है क्योंकि वो आगे आने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट के सिनेरियो में आपको प्रेशर हैंडल किस तरह करना है उसमें सर्टनली मदद देगा। तो हम यहाँ पे नाम लेके क्राउड अगर नारे मार रहा हो और वेयर एज आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपने परफॉर्म भी करना है, यू हैव टू डू अ गुड जॉब, ये हैंडल करना ये मुश्किल है। तो आपकी कितनी ट्रेनिंग हो रही है? हम यही बात करते हैं कि PSL सर्टनली हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट है ही, बेहतरीन मैचेस, एक रौनक लग जाती है, हमारी सबकी इधर उधर महंगाई और मुल्की हालात से अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी है। वज़ीर ख़जाना माहिर मईशत डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ हैं। डॉक्टर सलमान शाह, मुतअद्दिद माहिरीन समझते हैं कि मुल्क की जो माशी हालत है इस वक्त, उसमें तरक्की का तो मतलब सवाल ही नहीं उठता, सिर्फ सर्वाइवल का सवाल है और कोई बात हो नहीं सकती। तो ऐसे में जैसी भी शराइत IMF से मिले वो डील कर लेनी चाहिए, यही कहा जा रहा है, तो आप इत्तेफाक करेंगे? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें नंबर 1 है, हमारे ऊपर बेशुमार बैरून मुल्क कर्जे चढ़े हैं, जो हमारी इकॉनमी जो है बहुत ही इनवर्ड लुकिंग है, कर्जों पे चलती है और इम्पोर्टेड एनर्जी पे चलती है। तो उस ओवरकम करने के लिए आपको IMF से कोई ना कोई प्रोग्राम तो ज़रूर करना पड़ेगा, नहीं तो ये होगा कि आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो पहले ये तकरीबन 21 अरब डॉलर के ज़खायर थे, अब ये कम हो के 3 अरब डॉलर से नीचे आ गए हैं। सो ये अगर आप मायदा नहीं करेंगे IMF से तो ये एक अगले चंद हफ्तों में ये ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे और जब ये ख़त्म हो जाएंगे उससे पहले ही आपकी इकॉनमी 100% शट डाउन हो जाएगी और कुछ इंपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, दवाइयाँ नहीं होंगी, खाना नहीं होगा,
सब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। सो इसलिए शर्त जो भी हो आपने अवॉइड करना है कि ये आपके रिजर्व्स ख़त्म हो। तो IMF ही एक सोर्स है जिसके साथ अगर आप मिलके करेंगे तो फिर आपके कनेक्शंस जो हैं दोस्त ममालिक भी आपकी मदद करेंगे, चीन मदद करेगा और होपफुली फिर हम मुसीबत से निकल आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाह हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, डॉलर की कीमत में इजाफे, रुपए की मुसलसल बेकदरी और बढ़ती महंगाई ने ऑटो सेक्टर को बुरी तरह मुतासर किया है। वैसे ऑटो सेक्टर ने भी आवाम को बड़ी बुरी तरह मुतासर किया हुआ था। गाड़ी हो या मोटरसाइकिल, कीमतें आसमानों पर जा पहुँची हैं। मौशी हालात ने लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी ख़त्म कर दी है। 16% शरह सूद ने कार फिनेंसिंग को बहुत महंगा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा भी बड़ा फैक्टर है। सिर्फ जनवरी 2023 में मुल्क में सिर्फ 11,500 गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई। ये फ़रोख्त दिसंबर 2022 के मुकाबले में 37%, जबकि जनवरी 2022 के मुकाबले में 47% कम है। 7 माह में 94,300 गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में 43% कम है। LCs ना खुलने की वजह से भी कंपनियों को बाहर से पुर्जाजात मंगवाने में परेशानी का सामना है। बेशतर कारसाज कंपनियां 40 से 50% कैपेसिटी पर चल रही हैं, यानी जो प्लांट्स डबल शिफ्ट में काम करते थे अब एक शिफ्ट या आधी शिफ्ट तक ही महदूद होकर रह गए हैं। अच्छा, वी नीड टू नो मोर और ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सरफराज हमारे साथ हैं। सुनील, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि ताज़ा तरीन, हमने पूरी एक बताई दी है कि क्या इश्यूज़ हैं। सो ताज़ा तरीन आदोदुशुमार कहते हैं कि पाकिस्तान में गाड़ियों, मोटरसाइकिलों वगैरह की सेल आधी रह गई है। तो क्या ये कहना सही होगा कि ऑटो इंडस्ट्री जो है हमारी वो भी एक बहरान से गुजर रही है, क्योंकि काफ़ी प्लांट्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऑटो इंडस्ट्री बुरान का शिकार है, बट उसमें 2-3 चीज़ें जो है ना उनका इम्पैक्ट देखने वाला है। आज से अगर आप 8-9 महीने पहले चले जाएं और आप किसी भी गाड़ी के जो है कंपनी के पास जाते थे तो आप गाड़ी बुक कराते थे, वो आपको 7-8 महीने के प्रोडक्शन टाइम देते थे और गाड़ियों के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑन या प्रीमियम की एक आवाज़ चल रही थी। लेकिन जो प्राइसेस बढ़ती गई, डॉलर की कदर बढ़ती गई, रुपया गिरता रहा, तो इस साल के शुरू में और पिछले साल के एंड में जब लास्ट प्राइसेस बढ़ी हैं तो गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं वो लोगों की कीमतें ख़रीद से जो है बाहर हो गई। साथ साथ पिछले साल मई के अंदर एक और इशू शुरू हो गया कि LC जो है ना वो खुला बंद होगी। जो गाड़ियों की CKD किट्स आती हैं, कंप्लीटली नॉकडाउन किट्स, उनके जो कंटेनर है वो पोर्ट पे आके खड़े होना शुरू हो गए। अब डिमांड की कमी का आप इस लिहाज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर तो वो पिछले 1-1.5 साल वाला हालत होती जो मार्केट की थी कि गाड़ियाँ ऑन पे बिक रही हैं और बहुत ज़्यादा एकदम डिमांड है, तो पहले 8-8 महीने का गैप था वो मजीद 1.5 साल पे चला जाना था। लेकिन गाड़ियाँ इतनी महंगी हो गई कि उस कंटेनरों के ब्लॉकेज के बावजूद भी जो गाड़ियाँ मार्केट में खड़ी हैं, आप आज जाके सर्वे कर लें तो वो कई महीनों से खड़ी हैं और नई बुकिंग नहीं आ रही, बिकॉज गाड़ियाँ जो हैं वो लोगों की कीमतें ख़रीद से बाहर हैं। दूसरी तरफ जब कंज्यूमर से बात करो, वो उनको लगता है कि जो कारसाज इदारे हैं ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना रहे हैं और उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, जबकि अगर असल तौर पे देखा जाए, अगर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के तौर पे मैं आपको बताऊं तो मेरे ख्याल से जितने कारसाज इदारे 13 या 14 के करीब मौजूद हैं वो तमाम जो है परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि पिछली गाड़ियाँ तो चलें बिक चुकी हैं। जो आज की प्राइस, जो उनकी लेटेस्ट प्राइसेस आ रही हैं, जो कि एक महीने में 2-2, 3-3 दफ़ा गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ रही हैं, उन पर कोई भी बुकिंग नहीं आ रही, बिकॉज लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। अच्छा सुनील, हम आपसे लिटरली समझना चाहते हैं, बिकॉज आपने ये भी हमें एक्सप्लेन किया कि कारसाज इदारे भी बड़ा परेशान है, उन्हें भी पता है कि कीमतें कितनी ज़्यादा हो गई हैं। कीमतें ज़्यादा होना ही यकीनन फ़रोख्त में कमी का सबसे बड़ा फैक्टर भी बना है। 5-7 साल पहले गाड़ी 10-15 लाख रुपए में मिल जाती थी, अब 40 से कम हाथ नहीं रख सकते आप। तो यही प्रोडक्ट प्राइस ब्रैकेट होगा अब, या पुरानी कीमतें, या कुछ कीमतों में बीच में कुछ कमी आई भी थी, पिछली कीमतों पे जाना तो शायद इम्पॉसिबल होगा अब। देखिए, पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियां बनती हैं या मोटरसाइकिल बनते हैं, कोई भी ऑटोमोटिव बनती है, उसकी जो बेसिक रॉ प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर से आ रही हैं। लोकलाइजेशन हुई, इस पर भी बहस हो सकती है कि वो कितनी होनी चाहिए थी, कितनी नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज हमारे यहाँ पे पॉलिसी भी जो है ना वो सीसॉ बनती रही है। कभी आप लोकल मैन्युफैक्चरर को धमकाने के लिए 10 साल पुरानी गाड़ी खोल देते थे, कभी 5 साल, कभी 3 साल, कभी 2 साल, और ये पॉलिसी का जिग जैग था जिसकी वजह से लोकलाइजेशन नहीं हो सकी। 2016 में पहली कंप्रोहेंसिव ऑटो पॉलिसी आई, जिसके बाद एक रोड मैप दिया गया कि भाई आप गाड़ी के लोकलाइजेशन इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे।
अब भी आज अगर हम देखें तो जब भी रुपया अपनी कदर खोता है तो साथ ही गाड़ी महंगी होती है, लोग चीखें मारते हैं। तो उसका ओनली सोल्यूशन मुझे अभी ये नज़र आता है कि अगर हम नियर फ्यूचर में देखें तो गाड़ियों की प्राइसेस वापस नहीं जाएंगी, बिकॉज रुपए के मुस्तहकम होने की मुझे उस तरह कोई उम्मीद नहीं। अगर हो भी जाए तो ये हो सकता है कि उसकी गिरावट जो है वो रुक जाए, ये नहीं हो सकता कि वापस अपनी वैल्यू गेन कर ले। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कीमतें वापस नहीं जाएंगी, तो एक ब्रांड न्यू गाड़ी लेना तो ये एक बहुत ही पाइप ड्रीम बनती जा रही है। अब कीमतें बढ़ने का सेकंड हैंड ऑटो मार्केट्स पर क्या असर होगा, ये बताएं। पुरानी गाड़ियां भी महंगी हो गई। देखें, एक हमारे यहाँ पे जो है ना, एक सबसे पहला इम्पैक्ट ये होता है कि जितने लोग हैं ना वो सारे पहले बुरा कहते हैं ऑटो मैन्युफैक्चरर को, फिर गवर्नमेंट को, फिर हम लोग जो है ना कहते हैं कि डॉलर महंगा हो गया तो ये हो गया वो हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम दिल में हम सब खुश हो रहे होते हैं। अगर मेरे पास कोई भी गाड़ी है और वो मार्केट में नई महंगी होती है तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि मेरी भी महंगी हो गई है। और उसका इम्पैक्ट असल में आना ये चाहिए कि अगर नई 4 लाख महंगी हुई है तो पुरानी ये थोड़ी बहुत महंगी हो सकती है, बिकॉज नई लोगों की खरीद से बाहर हो जाएगी तो लोग वो पुरानी लेने पर आएंगे। अभी सूरत हाल ये है कि मार्केट में जो पुरानी वाले हैं, अगर नई 4 लाख महंगी होती है, पुरानी वाली 6 लाख महंगी करके बैठ जाते हैं, वो अनरियलिस्टिक है। तो मेरे ख्याल से मैं हमेशा बायर को ये कह रहा हूँ कि अभी अगर कोई भी चीज़ आपने लेनी है, सब कुछ लेना छोड़ दें, खुद ही ठीक हो जाएंगे। अभी जो यूज कार मार्केट है वो एवर हाईएस्ट पे खड़ी है, बिकॉज जब नई गाड़ी 2 लाख महंगी होती है वो अपनी 4 लाख महंगी कर देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि अगर नई चीज़ लोगों के खरीद में नहीं आ रही तो वो ऑल्टरनेट यूज़ पे जा रहे हैं। अब ये सप्लाई डिमांड की स्टोरी है, 100 लोग नई गाड़ियां लेने जा रहे थे और 200 पुरानी ले रहे थे। अब वो जो 100 नई ले रहे थे वो भी 200 के अंदर शामिल हो गए, तो 300 लोग वही पुरानी गाड़ियां ले रहे हैं, तो उनकी प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने शुरू हो गई। अच्छा, आपने मशवरा दिया है कि अभी थोड़ा ब्रेक लगा लें। हाँ, लेकिन साथ साथ हमें डैम्पन भी कर दिया स्पिरिट के शायद गाड़ी की कीमत बड़ी हमारी सेकंड हैंड में ऊपर चली जाएगी कि बट नॉट। बहुत शुक्रिया आपका सुनील सरफराज हमारे साथ मौजूद थे, ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट। सो मैं भी अपने दोस्त को कल ही समझा रहा था कि उसने गाड़ी लेनी थी बड़े अरसे से, मैं उसे कह रहा था कीमतें बढ़ी जा रही हैं, गाड़ी ले लो, मगर अब रुक जाओ भाई। बहुत सी चीज़ें देखिए, हालात ऐसे हैं कि आपको लिटरली 1-2 साल पुरानी चीज़ें भी याद आती हैं कि बड़ी अच्छी गाड़ी ली थी ब्रांड न्यू, और फिर वो जल्दी से बेच भी थी क्योंकि उस पर पैसे भी बन रहे थे, काश के वो रखी होती। मतलब सो अ लॉट ऑफ थिंग्स यू नो। अच्छा जी, मुल्क की माशी सूरत हाल पे हम मजीद बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है? क्या? That is it for today. We're going to see you tomorrow.